वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत बढ़िया थ्योरी जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। वीबीटी हमें क्या एक्सप्लेन करेगी? किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, ये हमें समझाने वाली है वीबीटी। लेकिन वीबीटी से पहले एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था कौशल लेविस अप्रोच, और उस थ्योरी के 3 या 4 लिमिटेशंस थे। उनमें से 2 लिमिटेशंस ऐसे थे जो उन 2 लिमिटेशंस को ये थ्योरी रिमूव करेगी। फर्स्ट लिमिटेशंस क्या थी जो ये थ्योरी रिमूव करने वाली है? शेयरिंग होने के बाद, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, क्या वो सभी मॉलिक्यूल में एक जैसी होती है या अलग अलग होती है। और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग होती है। इसका एक्सप्लेनेशन कौशल लेविस थ्योरी के पास नहीं था। सेकेंड लिमिटेशंस क्या थी कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होने के बाद बॉन्ड बन गए, और बॉन्ड बनने के बाद उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। जैसे H2O है, लीनियर होगा या बेंट होगा। CO2 लीनियर है या बेंट है। H2SO4 की स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, BF3 की स्ट्रक्चर्स कैसी होगी। यानी कौशल लेविस थ्योरी क्या समझाने में फेल हो गया? शेयरिंग के बाद जो मॉलिक्यूल बना उसकी ज्योमेट्री या उसकी शेप कैसी होगी। और शेप को समझाने की थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और ये हमें क्या समझाने वाली है वीबीटी? बॉन्ड बनता कैसे है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम उसके ऊपर चलते हैं। टॉपिक का नाम हमारे क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। शॉर्ट में नाम क्या है इसका? वीबीटी। किसने दी ये? हिटलर ने दी। ये वो हिटलर नहीं है, ये हिटलर ने दी थी। हिटलर एंड 2 साइंटिस्ट थे लंदन, इन दोनों ने दी है। कब दी थी? 1927 में। उसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए थे, उन्होंने इस थ्योरी को इंप्रूव किया था। इंप्रूव्ड बाय कौन कौन थे? एक तो थे पॉलिंग, और सेकंड थे पॉलिंग एंड स्लेटर। एल पॉलिंग और JC स्लेटर। और इन दोनों ने क्या काम किया? जो हिटलर एंड लंदन ने वीबीटी दी थी उसी वीबीटी को इंप्रूव किया था। अब आते हैं इसके अंदर है क्या। मैं इसको थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, इस वीबीटी को हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट को मैं क्या कहूंगा? चेंज इन एनर्जी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या समझाऊंगा कि एनर्जी में चेंज कैसे होता है जब दो एलिमेंट्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सेकंड हम क्या समझने वाले हैं? ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। और थर्ड हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ये दोनों में कॉमन है। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये 3 बेसिक पार्ट में मैंने इस थ्योरी को डिवाइड कर दिया है। और फोर्थ हमारे पास क्या आएगा? एग्जाम्पल्स आएंगे। फोर्थ पार्ट में है एग्जाम्पल, जिस पर हम वीबीटी की थ्योरी कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या है? चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन हमें इसे समझना पड़ेगा। अब समझने के लिए क्या है कि मैं यहां एक एनर्जी का डायग्राम बनाता हूं। यहां लिखूंगा मैं पोटेंशियल एनर्जी, और यहां लिखेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और यहां जो है एक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, और ये है 0।
यानी यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो 0 है और इसके नीचे नेगेटिव में है, इसके ऊपर पॉजिटिव में है। ये सिंपल सा एक कर्व, अभी इसका हम यूज लेने वाले हैं। अब हम यहाँ समझते हैं। मान लो हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम है Ha और Hb। हम VBT को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे बॉन्ड बनता है वो H2 का एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं। और H2 में दो हाइड्रोजन एटम है, तो मैंने क्या मान लिया कि जो पहला एटम है उसको मैंने A से ऐसा उसको एक मेंशन कर दिया है और सेकंड हाइड्रोजन एटम को B से मेंशन कर दिया है। अब इस हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है और बाहर कौन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी क्या है, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, बाहर कौन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अभी मान लेता हूं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इन्फिनाइट है। इसका मतलब अभी इस हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन के बीच किसी भी तरह का कोई भी इंटरेक्शन या अट्रैक्शन नहीं है। अभी केवल क्या है, इस हाइड्रोजन ए के न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन है और इस हाइड्रोजन बी के न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन है। मान लेते हैं ये थोड़ा से पास आ गए हैं, मान रहा हूं ये थोड़े से पास आ गए हैं। ये कौन है, Ha और ये कौन है, Hb। जब ये थोड़े पास आ जाते हैं तब इन दोनों के बीच कुछ न्यू फोर्सेस वर्क करने शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं, हम पहले उनको समझ लेते हैं। मान लो कि यहां लिख रहा हूं कि ये हमारे पास कौन है, ये न्यूक्लियस है, किसका है, A का न्यूक्लियस है। और ये कौन है, A के इलेक्ट्रॉन है। A का मतलब हाइड्रोजन A। ये कौन है, न्यूक्लियस है, किसका, B का। और ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है B के। जब ये थोड़े पास आ जाते हैं तो पहले ये अट्रैक्शंस किनके बीच है, A के न्यूक्लियस का A के इलेक्ट्रॉन के बीच। ये तो पहले भी था और ये अब भी है। B के न्यूक्लियस का B के इलेक्ट्रॉन के बीच, ये तो पहले भी था और अब भी है। अब दो नए अट्रैक्शन फोर्स यहां स्टार्ट हो जाएंगे। वो क्या है, हाइड्रोजन B के न्यूक्लियस का हाइड्रोजन A के इलेक्ट्रॉन के साथ। ये न्यू अट्रैक्शन फोर्स एराइज हुआ यहां पर। फिर क्या हुआ, A हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का B हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ। ये दो नए अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो गए यहां पर। जब दो नए अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हुए हैं, उसी के साथ दो नए रिपल्सिव फोर्स भी एराइज हुए यहां पर। वो कौन कौन से हैं, इन दोनों के बीच का रिपल्शन फोर्स, हाइड्रोजन A के इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन B के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन और हाइड्रोजन A के न्यूक्लियस का हाइड्रोजन B के न्यूक्लियस के साथ रिपल्शन। तो टोटल यहां कितने अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, 4। टोटल रिपल्शन फोर्स कितने लग रहे हैं, 2। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं कि अट्रैक्शन फोर्स कौन कौन से हैं। तो यहां अट्रैक्शन फोर्स कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स ये इसे मैं लिखूंगा पॉजिटिव कौन, Ha का EA के साथ, ये फर्स्ट हो गया हमारी। तो इसे मैं कहता हूं फर्स्ट, ये फर्स्ट। सेकंड कौन सा है, इस हाइड्रोजन B के न्यूक्लियस का अपने ही इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव का मतलब न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन B है और ये इलेक्ट्रॉन B है। ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स तो पहले भी थे और अब भी है। अब दो नए कौन से बने हैं, मैं उनको यहां लिख रहा हूं। थर्ड नंबर कौन सा बना, नया जो बना है, पॉजिटिव A जो है हाइड्रोजन A का B हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, ये नया बना है। नंबर 4 कौन सा बना है, पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस, हाइड्रोजन B के न्यूक्लियस का हाइड्रोजन A के इलेक्ट्रॉन के साथ। ये दो नए अट्रैक्शन फोर्स एराइज हुए हैं। साथ में यहां पर दो नए रिपल्सिव फोर्स भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। और वो कौन से हैं, दो रिपल्शन जो फोर्स है यहां पर, वो कौन कौन से, उनको यहां मैं मेंशन कर रहा हूं। जो रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं पॉजिटिव Ha का पॉजिटिव Hb के साथ, यानी A के न्यूक्लियस का हाइड्रोजन A के न्यूक्लियस का हाइड्रोजन B के न्यूक्लियस के साथ का रिपल्शन, ये फर्स्ट। सेकंड कौन सा लगा है, हाइड्रोजन A के इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन B के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन। तो
4 तो क्या लग रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स, 2 क्या लग रहे हैं, रिपल्शन फोर्स। और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है कि जो टोटल अट्रैक्शन फोर्स है वो टोटल रिपल्शन फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्या लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं इसके बाद, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट टोटल लिख रहा हूं मैं, टोटल अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन टोटल रिपल्शन फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स जो है उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिपल्शन फोर्स से, रिपल्शन फोर्स से। ये बेसिक है। तो होगा क्या, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम पास पास आए, अब इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है इनके बीच के रिपल्शन फोर्स से। तो होगा क्या, ये पास आएंगे। तो मैं या इस डायग्राम में आ जाता हूं। मान लो कि पहले जो 2 हाइड्रोजन एटम थे वो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, इनफाइनाइट थी। उस कंडीशंस में इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइड्रोजन ए है, ये हाइड्रोजन बी है, उस समय इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो लगभग 0 के आसपास थी। अब ये दोनों थोड़े से पास आ गए हैं, ये फर्स्ट कंडीशन। थोड़े से पास आने के साथ क्या हुआ, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा हो गया है। और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होते ही क्या होगा, इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। इन डायग्राम को मैं नीचे बना देता हूं। तो पहले कहां थे, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, अब कहां आ गए, थोड़े से ये पास आ गए हैं। तब इनके बीच क्या होगा, पहले इनकी पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0 थी, अब इनकी एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, कम होगी, कम होगी और एक मिनिमम वैल्यू तक जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये एटम क्या होंगे, यहाँ थोड़े पास आए, यहाँ थोड़े और पास आ जाएंगे और यहाँ आते आते ये इस तरह से हो जाएंगे। क्या हुआ, ये हमारे अगले टॉपिक में हम समझने वाले हैं। ये इस तरह से हो गए और यहां आते आते ये इस पोजीशंस पर इतने पास आ गए हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्शन फोर्स के इक्वल हो गया है इस पोजीशंस पर। और इस पोजीशंस पर इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ये यहां आते आते इतने पास आ जाएंगे और इस पोजीशंस में हो जाएंगे और इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और जो जो अट्रैक्शंस इंक्रीज होगा इनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो एनर्जी गई कहां, सराउंडिंग को रिलीज हो गई है। और यहां आते आते इनकी एनर्जी जितनी मिनिमम हो सकती है वो हो गई है। और हमें मालूम है कि यदि किसी सिस्टम की एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर इनकी एनर्जी क्या थी, यहां पर इनकी एनर्जी 0 के आसपास थी, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज्यादा थी। तो यहां इनकी स्टेबिलिटी, दोनों अलग अलग एटम है, यहां इनकी स्टेबिलिटी कम है, यहां आते आते इनकी एनर्जी कम हो गई है इनके कंपैरिजन में, जिससे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। इसके बाद यदि आप इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को और कम करोगे इस पोजीशंस के बाद, तो होगा क्या, अब इनके बीच रिपल्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा और इनकी एनर्जी सडनली इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से। इसका मतलब यहां क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये वो डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियस के बीच की, जिसके बाद इनके बीच और पास लाने पर रिपल्शन स्टार्ट होगा। इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच का रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स इक्वल हो गया है। इस कंडीशन पर जो बॉन्ड लेंथ आती है हाइड्रोजन में,
इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच की उसकी वैल्यू है 74 पिकोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक ये बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू है 435.8 किलो जूल पर मोल। अब पर मोल का मतलब क्या है? पर मोल का मतलब है कि ऐसे इस तरह से हाइड्रोजन के 1 मोल मॉलिक्यूल बन जाए, उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी होगी। यदि ये एनर्जी रिलीज हो गई है इसका मतलब इसकी एनर्जी इतनी कम हो गई है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो इस तरह से वीबीटी हमें क्या समझाती है कि चेंज इन एनर्जी होता है। कौन सी एनर्जी कम हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। उससे क्या होता है? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ध्यान रखना है, इस तरह से 4 हमारे पास क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। 1 2 3 4 ये 2 नए हैं। ये क्या है? इनके बीच के रिपल्शन फोर्सेस है। ये क्या है? एनर्जी प्रोफाइल है। ये क्या है? एनर्जी प्रोफाइल है ये हाइड्रोजन के प्रिपरेशंस का। अब मैं चलता हूं, हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया है चेंज इन एनर्जी। और एनर्जी में चेंज कैसा होता है? उन दोनों एटम की मॉलिक्यूल बनने के बाद एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब चलते हैं हमारे हम लोग सेकंड टॉपिक पर। ये ध्यान रखना ये डायग्राम किसका, क्योंकि इसका यूज मैं सेकंड टॉपिक में लेने वाला हूं। ध्यान रखना ये सारी चीजें। अब चलते हैं हम लोग हमारे सेकंड वीबीटी का सेकंड पार्ट। क्या है वो है ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। इसको हटा देते हैं। सेकंड हमारे पास है, ये सेकंड है। फर्स्ट हो गया हमारे पास चेंज इन एनर्जी, सेकंड है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। सर अभी आपने बताया कि पहले हाइड्रोजन इतनी डिस्टेंस पर थे, अब थोड़ा सा पास आ गए हैं और एंड में इतने पास आ गए, तो यहाँ क्या हुआ होगा वो हमें समझाएगा ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। क्या है ये? यहाँ एक नई टर्म आई है ओवरलैप। तो हम पहले इसी को समझ लेते हैं। क्या है ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग क्या है ढंग से समझना। पार्शियल मर्जिंग ऑफ, समझना, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कहां के? ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? जो जिनके बीच बॉन्डिंग हो रही है, वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट्स। अब अगला कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही काम का है। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई है। तो फर्स्ट क्या है इसमें? पार्शियल मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब है एक दूसरे के पोर्शन को शेयर करना। जैसे मान लो ये मेरे पास ब्लैक पेन है और ये मेरे पास रेड पेन, यदि दोनों पास पास आते हैं अपने कुछ पोर्शन को मर्ज कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। कौन है ये दोनों? ये दोनों कौन है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों हैं कौन? एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। कहाँ के हैं? वैलेंस शेल के हैं। यानी दोनों जो हाइड्रोजन एटम का यदि मैं एग्जाम्पल लूं तो हाइड्रोजन एटम में वैलेंस शेल कौन सा है? 1 है। तो ये वैलेंस शेल के कौन है? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन में कौन है वैलेंस शेल में एटॉमिक ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल है। और उनकी क्या हो जाएगी? आपस में मर्जिंग हो जाती है। बस जरूरी क्या है कि उन एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां देखें 4 चीजें आ गई है। क्या है? पार्शियल मर्जिंग है। किनकी होगी पार्शियल मर्जिंग? एटॉमिक ऑर्बिटल की। किसके एटॉमिक ऑर्बिटल? कहां के एटॉमिक ऑर्बिटल? वैलेंस शेल के। किनके? उन एलिमेंट्स के जिनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और वो उन ऑर्बिटल के अंदर भी क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं,
एग्जाम्पल लेते हैं, ये हाइड्रोजन A है हमारा, ये हाइड्रोजन B है हमारा। इस हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका वैलेंस L1, इसका वैलेंस L1। यहाँ कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है? S है। यहाँ भी कौन सा है? S है। S की शेप हमें मालूम है कैसी होती है, स्फेरिकल। ये स्फेरिकल है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसमें भी कितने हैं? 1 है। लेकिन यहाँ एक और कंसेप्ट आने वाला है, और वो क्या है कि जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन दोनों एलिमेंट्स के आपस में ओवरलैप करने वाले हैं, मर्ज करने वाले हैं, उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अनपेयर्ड होने चाहिए। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन की, यहां भी मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन दोनों की जो स्पिन है, यहां स्पिन मान लेता हूं +½ +½ का मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो सेकंड एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो अगली कंडीशंस क्या है? यहां पर भी द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन must be opposite in both atomic orbitals to be overlap। ओवरलैप जो होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। तो ये क्या है? हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं। 2 आने पे कैसे हो जाते? पेयर्ड हो जाते। एक भी नहीं होता तो कैसा होता? एम्प्टी होता। तो यहां भी स्पिन कैसी हो गई? अब इसकी स्पिन हो गई -½ अब ये दोनों क्या करेंगे? पास आएंगे और अपने अपने पोर्शंस को क्या करेंगे? मर्ज कर लेंगे। ये जो मर्ज होने वाला पोर्शन है ना, ये है मर्जिंग। इसे कहते हैं हम लोग मर्जिंग। और क्या कहते हैं इसे? ओवरलैपिंग। ये कहलाती है ओवरलैपिंग। तो सोचो, अभी जो हमने डायग्राम पढ़ा था जिसमें हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, ये ऐसे आ गया है। तो यहां आते आते क्या हो गई है? यहां आते आते इनके बीच ओवरलैपिंग हो गई है। किनके बीच हो गई है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच। और इस तरह की शेयरिंग होने के बाद क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहां थे वो यहां आ जाते हैं, यहां डॉट और डॉट के फॉर्म में। मैं इन्हें भी मेंशन कर लेता हूं। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले कैसे थे? अनपेयर्ड थे, तो अब ये कैसे हो गए हैं? पेयर्ड हो गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं और ये मर्जिंग हो गई है। और इस समय यहां इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये बॉन्ड लेंथ है। हो सकता है कहीं ये बॉन्ड लेंथ कम हो, कहीं ये ज्यादा हो। कैसे? मान लो कि यदि मर्जिंग ज्यादा होती, मान लो कि ये मर्जिंग इतनी हो जाती, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती? बॉन्ड लेंथ मर्जिंग जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। मर्जिंग कितनी हो सकती है सर? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच मैक्सिमम जो मर्जिंग है वो 50% तक हो सकती है। 50% से ज्यादा मर्जिंग नहीं होगी। 50% मर्ज होने का मतलब है कि इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाएगी। अब चलते हैं इसी के आगे का कंसेप्ट, और वो क्या है? ये तो क्या हो गई? ओवरलैपिंग। अगला इसी में ओवरलैपिंग में क्या है? किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, ये बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। इसी को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो अगला हमारे पास इसी में कंसेप्ट क्या है? यही लिखता हूं, ऊपर लिख देता हूं। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अगली यहां पर भी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या कम होगी? बॉन्ड लेंथ ज्यादा कब होगी? कम कब होगी? जब मर्जिंग ज्यादा होगी। तो वन रेसिप्रोकल है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के।
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, ये दो ऑर्बिटल जितने ज्यादा मर्ज हो जाएंगे, इनके बीच की डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो ये है बॉन्ड लेंथ। और थर्ड हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ हो गई, बॉन्ड हो गई, और थर्ड इसे ए कह दूं, इसे बी कह दूं, और यहां क्या कह दूं, सी कह देता हूं। और ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये काम का है। फिर प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सिंपल सा कंसेप्ट क्या हुआ, बॉन्ड कब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच की मर्जिंग जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी, ये एटॉमिक और कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, ये हमारा टॉपिक हो गया है। ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट ये खत्म हो गया है। और ध्यान क्या रखना है कि आपको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कंसेप्ट यदि चेक करना है तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। पहला आना चाहिए आपको, ध्यान रखना, यदि आपको चेक करना है तो हम आगे जब जाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, हमें ये चीजें आनी चाहिए। यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां से हम क्या ढूंढेंगे, वैलेंस शेल ढूंढेंगे। साथ में क्या ढूंढेंगे, ऑर्बिटल ढूंढेंगे which contain अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तीन चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। यदि हम किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच ओवरलैपिंग का कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं तो तीन चीजें हमें आनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या ढूंढा, इसका वैलेंस शेल कौन सा है, इसका भी फर्स्ट है, इसका भी फर्स्ट है। फिर क्या ढूंढा हमने कि इनमें वो कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन सा था, एस था, और इसका एस था। तो दोनों के एस एस की मैं क्या करा दूंगा, ओवरलैपिंग करा दूंगा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर। और थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास है, थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। थर्ड पॉइंट हमारे पास है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड हमारे पास क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वीबीटी ही पढ़ रहे हैं। थर्ड क्या है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, काम का कंसेप्ट है। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, काम का टॉपिक है। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे आ जाते हैं। ओवरलैपिंग जो है उसके जो है वो टू टाइप है, यहां लिख देता हूं ऐसे। फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम है एंड टू एंड, हम अभी समझने वाले हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग फर्स्ट नाम। सेकंड नाम इसका है हेड टू हेड। थर्ड नाम है इसका एक्सियल ओवरलैपिंग। यहीं से हम समझ लेते हैं। अगला है नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और इस तरह की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है नेम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा को हम इस तरह से शो करेंगे, इस तरह से। अब आते हैं दूसरी कौन सी हमारे पास है, दूसरी है साइड वाइज ओवरलैपिंग। ए, इसका एक और नाम क्या है, लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, यहां भी ओवरलैपिंग है, यहां भी ओवरलैपिंग है। ये इन दोनों के नाम अलग अलग हैं, है एक ही। इनसे जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम होगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का सिंबल जैसे आप पाई यूज लेते हैं मैथ्स के अंदर, उसी तरह का सिंबल होगा। ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसमें दो तरह के बॉन्ड्स बनेंगे। वो डिपेंड किस पे करेगा, उन एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जिनकी स्पिन भी अपोजिट है, उनके बीच ओवरलैपिंग का टाइप कौन सा है। क्या
एंड टू एंड है या साइड वाइज ओवरलैपिंग है। अब हम इन दोनों को समझते हैं क्या है ये। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग साइड वाइज और एंड टू एंड में। क्या है, यदि एक s ऑर्बिटल, एक एलिमेंट का s ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट के s ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग करेगा तो उसका नाम है एस एस ओवरलैपिंग। और एस एस का मतलब है s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। दूसरा भी कैसा है, ये भी स्फेरिकल है। और इस तरह से जब भी मर्जिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी तो उसका नाम क्या होगा, एस एस ओवरलैपिंग। और यहाँ से हमेशा बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। एस एस ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये एस क्या है, ये s ऑर्बिटल है, ये दूसरा s ऑर्बिटल है। ये पहले एलिमेंट का है, ये दूसरे एलिमेंट का है। ये पहले एलिमेंट के वैलेंस शेल का है, ये भी दूसरे एलिमेंट के वैलेंस शेल का है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज स्पिन वाला है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला होगा। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड हमारे पास कौन सी ओवरलैपिंग है, sp ओवरलैपिंग। हमें मालूम है p की जो शेप है p ऑर्बिटल की वो डम्बल शेप है। तो अब यहाँ क्या होगा, ये s तो कैसा है, स्फेरिकल है। और इस तरह से होगी यहाँ पर ओवरलैपिंग। और इस तरह से जब ओवरलैपिंग होगी तो ये जो ओवरलैपिंग है इसका नाम क्या है, sp ओवरलैपिंग। और यहाँ भी जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। तो जितने भी एस एस ओवरलैपिंग होंगे वहाँ सिग्मा बॉन्ड, जितने भी sp ओवरलैपिंग होगी वहाँ भी सिग्मा बॉन्ड। अब आते हैं pp में। pp में pp ओवरलैपिंग। pp ओवरलैपिंग को समझने के लिए हमें क्या मालूम होने चाहिए कि किसी भी एटम के पास 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। ये फर्स्ट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं px। एक यहाँ है, एक्सिस के ऊपर है, इसे कहते हैं pz। और एक है यहाँ ऐसे, इसे कहते हैं py। तो तीन ऑर्बिटल कैसे हुए यहाँ समझें। एक और ले लेता हूँ मैं, ये है एक ऑर्बिटल, ये एक एक्सिस, ये दूसरी और ये तीसरी, ये तीनों एक्सिस ऐसे हैं। एक ऑर्बिटल यहाँ है, इसको हमने यहाँ क्या कहा है, p क्या कहा है, px। ये px है। आपके जो सामने आ रहा है ये वाला, इसे कहते हैं pz। और ये जो इस प्लेन में है, इसे, ये दो तो एक ही प्लेन में है, इसी प्लेन में आ रहे हैं। और ये जो है इसका नाम है py, px, py, pz। ये तीन ऑर्बिटल हैं। अब मान लो कि ये एक एलिमेंट है, जो दूसरा एलिमेंट है वो यहाँ पर है, उसके पास भी ऐसे तीन p ऑर्बिटल हैं। फर्स्ट ऐसे होगा, सेकंड ऐसे होगा जैसे ये है, थर्ड ऐसे होगा। ये जो p ऑर्बिटल है ये pz है, तो इस एलिमेंट का भी pz ऐसे आएगा। इनके बीच जो ओवरलैपिंग होगी इसे कहते हैं एंड टू एंड। और ये ओवरलैपिंग कैसी होगी, ये ओवरलैपिंग होगी, यहाँ से एक और चौथा है क्या, ये रहा। ये ओवरलैपिंग कैसी होगी, ये होगी हेड टू हेड। ये दूसरा एलिमेंट का p ऑर्बिटल है, ये इसका pz, ये इसका pz। यहाँ जो होगी इसे कहते हैं एंड टू एंड। और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये दूसरा ऑर्बिटल है दूसरे एलिमेंट का, ये इसकी, ये जो लोब है, इसमें दो लोब होती है, एक ऊपर और नीचे। ये जो लोब है ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगी और ये लोब इसके साथ करेंगी। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी जो साइड टू साइड हो रही है, इसका नाम है साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। तो एक कौन सी हुई यहाँ पर, साइड वाइज। एक तो कौन सी हो गई है, एंड टू एंड। एक कौन सी हो गई है, साइड वाइज। अब ये तीसरा ऑर्बिटल, इसके और इसके बीच भी क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ फिर समझें, ये एक एलिमेंट का p ऑर्बिटल, ये दूसरे एलिमेंट का, ये दोनों ऐसे आएंगे और ये ऐसे अपना हाथ पकड़ लेंगे, ये ओवरलैपिंग हो गई है। इसका नाम है एंड टू एंड। दो ऐसे ऑर्बिटल हैं, ये ऐसे आएंगे और ये अपने हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, ये इस तरह से। ये कौन सी हुई हमारे पास, ये हुई साइड वाइज। अब ये दो ऑर्बिटल ऐसे हैं, ये ऐसे आएंगे और ये ऐसे पकड़ेंगे, ये भी कौन सी है, साइड वाइज है। तो किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच एंड टू एंड ओवरलैपिंग एक बार हो सकती है और साइड टू साइड दो बार। इसका मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी जो भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई होंगे। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई,
ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होंगे हमारे पास। तो अब हम आते हैं किसमें, पीपी ओवरलैपिंग में। पीपी ओवरलैपिंग में हमारे पास 3 तरह की है। ये है पीजेड, ये पहले एलिमेंट का, और ये है पीजेड दूसरे एलिमेंट का। यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। इसका नाम क्या है, एंड टू एंड। सेकेंड जो हमारे पास होगा वो ऐसे होगा। इनके बीच ओवरलैपिंग होने के बाद ये इस तरह से नजर आते हैं, इस तरह से, और इसे क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड का नाम पाई बॉन्ड है। और ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है ये। अच्छा, ये कैसे नजर आएंगे, ये ऐसे नजर आएंगे। बॉन्ड बनने के बाद एक लोब इस तरह से पूरी होगी और एक लोब बड़ी हो जाती है इनकी। इन दोनों को मिला के मैं बड़ा लिख सकता हूँ, ये वाले पोर्शंस को, और एक इसके इधर ये छोटी है, ये वाली, ये रही, और इन दोनों के जिनके भी शेयरिंग हो गई है वो ऐसी ऐसी नजर आएगी हमें। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज। ये कौन सा था, पी जेड, और ये पी जेड। ये कौन सा लिया मैंने, पी एक्स, और ये भी पी एक्स। और ये कौन सा ले लूँ मैं, एक एलिमेंट का पी वाई, दूसरे एलिमेंट का भी पी वाई। ये भी बनने के बाद ऐसे ही नजर आएंगे। तो ये भी कौन सी बनेगी, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा, और ये भी कौन सा होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो पी ओवरलैपिंग में हमारे पास 2 तरह की ओवरलैपिंग है। नंबर ए ये है और नंबर बी ये दोनों है। ए में केवल कौन सी है, पी जेड जो है वो कौन सी होगी, एंड टू एंड होगी, और बाकी दोनों कैसी होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग होगी। अब आते हैं इसमें एक और चीज, कौन सी ओवरलैपिंग में मर्जिंग ज्यादा होती है। कि मैं मेरे दोनों हाथ ऐसे पकड़ लूं, इस तरह से पकड़ लूं, और इनको अलग अलग करना हो, इन दोनों को वापस अलग अलग करना हो, और एक ऐसे पकड़ लूं। इन दोनों में से हमें क्या लगता है कि ये हाथ जो है इजीली अलग हो जाएंगे। तो ये हाथ जो है इनको अलग करने के लिए हमें ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। इसका मतलब कौन सा, कहाँ मर्जिंग ज़्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड में होती है। तो सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है कि नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ तो हमने समझ लिया कि 2 तरह के बॉन्ड्स बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब हम इनमें क्या समझते हैं, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, डिफरेंस इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत बार क्वेश्चन आता है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच के डिफरेंस का। हम क्या पढ़ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, वीबीटी ही पढ़ रहे हैं। और हम पढ़ रहे हैं अब डिफरेंस इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। क्या क्या है, एक तरफ लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक तरफ लिख देते हैं पाई बॉन्ड्स। बहुत सारे डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस आपको अभी समझ में आएंगे, हो सकता है 1-2 आपको अभी समझ में नहीं आए। फर्स्ट, यहाँ सीरियल नंबर है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब एस एस और एस पी ओवरलैपिंग हो। इनमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, हमेशा सिग्मा बनेगा। पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब पी पी ओवरलैपिंग में भी कौन सी हो, साइड वाइज हो। तो यहां पी में और कौन सी हो सकती है, एंड टू एंड। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा हो गया, कब कौन सी ओवरलैपिंग में बनता है। सेकंड हमारे पास क्या है, यहां लिख देता हूं, यहां कौन सी ओवरलैपिंग होती है, एंड टू एंड। यहां कौन सी होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये हमारे पास हो गया सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है समझना। थर्ड डिफरेंस ये है कि मान लो ये हाइड्रोजन है, मान लेता हूं ये ए है और ये बी है, 2 एटम है, इनके बीच सिग्मा बॉन्ड बना। तो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो क्लाउड है वो यहाँ रहते हैं, इस सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर सिमेट्रिकली फॉर्म में रहते हैं। जबकि यहाँ क्या होगा, मान लो ये ए है और यहाँ ये बी है, इनके बीच ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब पाई बॉन्ड बनेगा तो ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। ये इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ये एक ही पाई बॉन्ड है, 2 नहीं है। ये जो पाई बॉन्ड है ये एक है, एक पाई बॉन्ड है। तो इस यहाँ पर कितने
क्लाउड हुए, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये किसके क्लाउड हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है, तो हम इसे कहते हैं पाई क्लाउड। और ये कौन से हैं? सिग्मा क्लाउड। सिग्मा क्लाउड कितने हैं? एक है। पाई क्लाउड कितने होंगे? दो होंगे। एक पाई बॉन्ड से दो पाई क्लाउड बनेंगे। एक कहां होगा? इस बॉन्ड के ऊपर, एक कहां होगा? इस बॉन्ड के नीचे की तरफ। तो मैं यहां क्या लिखता हूं? थर्ड डिफरेंस क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस। ये जो एक्सिस है इसके चारों तरफ है, जबकि यहां क्या है? टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड एट अबोव एंड बिलो ऑफ सिग्मा बॉन्ड और सिमेट्री का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर्स होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए, इस प्लेन के एक ऊपर एक नीचे। अब वो यहां हटा देता हूं, एकदम प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है सर? ये समझो इसे ऐसे कि ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है, और यदि इस पी ने और इस पी ने ओवरलैपिंग करी है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है, और इन ऐसे पी ने ओवरलैपिंग करी है इसे, तो इसके ऊपर और इसके ऊपर नीचे क्या होगा? पाई क्लाउड्स होगा। तो ऐसे पी ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करी है ऐसे, तो एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो पाई क्लाउड्स कहाँ होंगे? या तो ऊपर नीचे या आगे और पीछे की तरफ। एक पाई बॉन्ड बनेगा तो ऊपर नीचे, या तो यहां होंगे या फिर यहां होंगे। दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे तो यहां भी होंगे और यहां भी होंगे। तो दो पाई बॉन्ड में कितने पाई क्लाउड्स होते हैं? 4। एक पाई बॉन्ड में कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहां पर आए, ये थर्ड डिफरेंस हमारे पास हो गया। फोर्थ डिफरेंस काम का डिफरेंस है, और फोर्थ डिफरेंस क्या है? कि ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल ज़्यादा होगी, मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल ज़्यादा होती है। ये बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो मर्जिंग होती है वो कैसी होती है? मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल्स वो कैसी होगी? यहाँ पर वो कम होगी। फिफ्थ हमारे पास है, यहाँ मर्जिंग ज़्यादा होगी तो इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम होगी। इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसे हम कह देते हैं, वो ज़्यादा होगी। इस बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो भी ज़्यादा होगी, लगभग 80 किलोजूल पर मोल है, यहाँ पर ज़्यादा है। अब यहाँ सब अपोजिट हो जाएगा। इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, क्या होती है बॉन्ड एंथैल्पी? किसी भी 1 मोल कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? कम, लगभग 60 to 65 किलो जूल पर मोल है ये। तो हमारे पास कितने डिफरेंस हो गए हैं? 5 हो गए। अब हम कहाँ चलते हैं? हमारे 6 डिफरेंस की ओर। 6 डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है, वो भी बहुत आसान सा है लेकिन है काम का। इनको साफ कर देता हूँ, नीचे बार बार झुकना अच्छा नहीं है मेरे लिए। यहाँ इसको लिख देता हूँ, अब मैं 6 नंबर यहाँ लिख देता हूँ। इधर सिग्मा है, उधर पाई है। 6 नंबर क्या है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म इंडिपेंडेंटली, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या है कि जब सिग्मा बॉन्ड बनना हो तो सिग्मा बॉन्ड से पहले किसी भी बॉन्ड के बनने की जरूरत नहीं है। सिग्मा बॉन्ड सिंपल सबसे पहले बन जाएगा, और यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए पहले से कोई बॉन्ड बना हुआ हो ये जरूरी नहीं है। पाई बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड
ए प्लेटफॉर्म फॉर पाई बॉन्ड। इसका मतलब पाई बॉन्ड तभी बनेगा किन्हीं दो एलिमेंट के बीच जब उनके बीच पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। यदि किन्हीं दो एलिमेंट के बीच सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो वहां पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। यहाँ क्या लिखूं? डिपेंड्स ऑन सिग्मा बॉन्ड। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। नंबर 7 में आ जाते हैं, सबको हटा देता हूं मैं। 7 क्या है? फ्री रोटेशन। ये क्या है सर? ये नए टर्म है। मैंने पहले ही कहा था आपको कुछ टर्म्स आ जाएगी, कुछ टर्म्स नहीं आएगी। जैसे मान लो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ कोई ए है, यहाँ कोई बी जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड घूम सकता है ऐसे। ये है फ्री रोटेशन, क्योंकि इस बॉन्ड के फ्री रोटेशंस में कोई भी दूसरा बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा या उसको इनहिबिट नहीं करेगा, रोकेगा नहीं इसके रोटेशंस को। ये कहलाता है फ्री रोटेशन। जहां केवल सिग्मा बॉन्ड है, जहां पाई बॉन्ड है ही नहीं किन्हीं दो एटम के बीच, तो ये बॉन्ड फ्री रोटेट कर सकता है। इसे कहते हैं फ्री रोटेशंस। यदि सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बन गया है तो ये रोटेशन जो है फ्री नहीं हो, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये तभी रोटेट होंगे जब ये बॉन्ड जो है ये वाला ये ब्रेक होगा। तो यहाँ क्या है? फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। किसमें? पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता है। यहां फ्री रोटेशन होता है, वहां नहीं होता है। 8 नंबर हमारे पास क्या है? इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये अलग अलग चीजें हैं, ये लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज का मतलब क्या है? रेजोनेंस में, जनरली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। यहां लिख देता हूं पार्टिसिपेट। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। सो आगे एक थ्योरी आएगी हाइपर कंजुगेशन, वहाँ लेते हैं ये हाइपर कंजुगेशंस में। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो जनरली सिग्मा बॉन्ड जो है वो लोकेलाइज का मतलब है किन्हीं दो के बीच लोकल हैं। यदि हम कहते हैं कि हमारे गांव का ये आदमी लोकल है, इसका मतलब वो आदमी वहीं रहता है, कहीं नहीं जाता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो लोकल है, वो उन दोनों एटम के बीच ही रहेंगे और उनको छोड़ के नहीं जाते हैं। जबकि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं? डीलोकेलाइज्ड है, घूमते रहते हैं, डीलोकेलाइज्ड है। इसका मतलब क्या है? पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस हम पढ़ चुके हैं। पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। 9 नंबर हमारे पास क्या है? मेन है। नो रोल इन, नो की नहीं आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed only सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है? ये अगले वीडियो में आएगा बच्चों। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हमेशा का मतलब क्या है? केमिस्ट्री में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके एक्सेप्शंस नहीं हो। तो हम क्या लिख देते हैं? यूजुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाते। तो ये किससे बनते हैं? इसका मतलब पाई बॉन्ड, ध्यान रखना, फॉर्म्ड बाय, किससे बनेंगे? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अगला हमारे पास क्या है? 10 और लास्ट, नो, यस, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप में सिग्मा बॉन्ड का रोल है। सिग्मा बॉन्ड का रोल है। जब भी हम उसकी शेप को डिसाइड करेंगे तो हमें सिग्मा बॉन्ड पे फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ क्या है? नो रोल इन
डिसाइडिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करने में किसका रोल नहीं है? पाई बॉन्ड का रोल नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ, यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे AB2 है, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ CO2। CO2 इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड है इसका, लेकिन एक पाई हुआ, एक सिग्मा हुआ, एक सिग्मा हुआ और एक पाई हुआ। और BeF2 की भी यही स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ दो सिग्मा बॉन्ड है। तो जो BeF2 की स्ट्रक्चर है वही CO2 की है, क्योंकि BeF2 में भी दो सिग्मा बॉन्ड है, CO2 में भी दो सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ इन पाई बॉन्ड्स का कोई रोल नहीं हुआ इस CO2 की शेप को डिफाइन करने में। तो पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिफाइन करने में। बच्चों ये हमारे पास क्या थे? मोटा मोटी 10 डिफरेंस थे। अब मैं आ जाता हूँ, एक इसी का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि जब ओवरलैपिंग होती है तो उसमें भी कुछ हमें पैरामीटर्स चेक करने होते हैं कि क्या जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो कैसे हैं। उसी के बेसिस पर 3 तरह की ऑर्बिटल है। टॉपिक का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमारे पास अगला टॉपिक है और ये लास्ट है। और इसमें क्या है समझना, 3 तरह की प्रोबेबिलिटी है ओवरलैपिंग के बेसिस पर। फर्स्ट को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। सेकंड को क्या कहते हैं हम लोग? नेगेटिव ओवरलैपिंग। और थर्ड का नाम क्या है? नो ओवरलैपिंग। वो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आते हैं एस में। कौन सी ओवरलैपिंग पॉजिटिव है? यदि कोई 2 s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, क्योंकि इन पे हम क्या मान के चलते हैं? ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या है? ये चार्ज नहीं है। ये क्या बताता हमें? वेव फंक्शंस से आने वाला फैक्टर है। ये कहाँ से आया है? वेव फंक्शन साई से आया है ये। और कहाँ से आया है ये? कि इसमें केवल क्या होते हैं? रेडियल नोड्स होते हैं। इन सब से मिलाकर आया है। अगला क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? नो डायरेक्शनल है, नो डायरेक्शनल है। यहाँ डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शंस में इक्वल है एस ऑर्बिटल के अंदर। तो इन सब से क्या आया है? ये पॉजिटिव आया है। सर आप चाहें तो इन दोनों पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव भी लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में यहाँ पॉजिटिव मेंशंस किया हुआ है। तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? कि ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल पास पास आए और ओवरलैपिंग हो भी गई, ये पॉजिटिव है। ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल पास पास आए और ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो ये नेगेटिव है। और ऑर्बिटल चाहे पास आए चाहे नहीं आए, ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि उनकी सिमेट्री ऐसी है, तो वो आएगा नेगेटिव 0 ओवरलैपिंग में। तो हम फर्स्ट आते हैं यहाँ पर पॉजिटिव में कौन कौन से एग्जाम्पल। अब लेता हूँ पी से, आपको समझ में आ जाएगा। ये पी में 2 डंबल होते हैं, एक पे लिखते हैं पॉजिटिव, एक पे लिखते हैं नेगेटिव। फिर कहता हूँ ये चार्ज नहीं है। क्या है? कहाँ से आता है? ये वेव फंक्शन से आता है, ये साई से आता है। तीसरा, यहाँ रेडियल नोड होते हैं और यहाँ क्या है? नोडल प्लेन है। ये वहाँ से कहीं ना कहीं आया है। मैक्सिमम तो ये साई से आता है। नोडल प्लेन होते हैं और यहाँ कैसा है? डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है। डायरेक्शनल का मतलब है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स है, इधर इधर आगे पीछे कहीं नहीं है। तो ये डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इन चारों को समझाता है। अब मान लो कि जो दूसरा पी ऑर्बिटल है वो ऐसा है, पॉजिटिव
नेगेटिव, तो इनके बीच ओवरलैपिंग होगी। होगी कौन सी? साइड वाइज होगी। एक पॉजिटिव पॉजिटिव लोब के बीच और नेगेटिव नेगेटिव के बीच ओवरलैपिंग होगी। ये कौन सा हुआ? पॉजिटिव। या फिर क्या हो सकता है कि दो ऑर्बिटल ऐसे आ रहे हैं, ये कौन से थे दोनों? पी एक्स, ये है पी वाई और ये दूसरा भी है पी वाई। यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके बीच ओवरलैपिंग हो जाएगी। तीसरा कौन सा है? पी जेड वाला, ये ऐसे और ये ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। या क्या हो सकता है? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी। इसका मतलब जो लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनके ऊपर जो साइन है वो सेम होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। बहुत बार हम इस पॉजिटिव नेगेटिव को हम ऐसे समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ड्यूल नेचर है, वो पार्टिकल्स के अलावा वेव नेचर भी है। जो ऊपर की तरफ वेव जा रही है उसे हम कह देते हैं पॉजिटिव, जो नीचे आ रही है उसे हम कह देते हैं नेगेटिव। तो इस पी में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एस में इस तरह से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या है। सेम यही है, एस में कभी भी नेगेटिव ओवरलैपिंग नहीं होती, ध्यान रखना। एस में कभी भी नेगेटिव ओवरलैपिंग नहीं होती, एस में कभी भी जीरो ओवरलैपिंग भी नहीं होगी, आगे आएगा हमारे पास। अब आते हैं हम लोग यहाँ पी में कैसा होगा। तो मान लो एक पी ऐसे आया और ये एक पी ऐसे है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। हो सकती है लेकिन नहीं हो पा रही है। रीजन क्या? एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, तो ये है नेगेटिव ओवरलैपिंग। सेकंड में मैं इनको ऐसे लिख दूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नहीं होगी। थर्ड में मैं इनको ऐसे लिख दूँ, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास? नेगेटिव ओवरलैपिंग के हो गए। यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगी। तीसरा हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है? जीरो ओवरलैपिंग का। ये कब होता है? जब ऑर्बिटल जो है नॉट इन सिमेट्री, जब सिमेट्री में एक दूसरे के पास अप्रोच नहीं कर रहे हो। जैसे एक पी तो ऐसे आ रहा है और यहाँ एस ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके बीच ओवरलैपिंग नहीं होगी। एक पी ऐसे है और एक पी ऐसे है, तो इनके बीच भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। एक पी ऐसे है एक्सिस में है और एक पी ऐसे है, तो इनके बीच भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये जो केसेस है जहां ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है उसे कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। जहां पॉसिबिलिटी है लेकिन नहीं हो रही है, नेगेटिव ओवरलैपिंग। और जहां पॉसिबिलिटी है और हो भी रही है वहां पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये जीरो ओवरलैपिंग। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट उन एग्जाम्पल्स को चेक कर लेते हैं। और मैं जितने भी एग्जाम्पल लूंगा वो सारे एग्जाम्पल मैं कौन से लूंगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लूंगा। होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं। तो हम चलते हैं हम जल्दी से अब एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में आ जाते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल में मैं किसके लूंगा? H2 ले लूंगा, N2 O2 Cl2 HCl, ये हमारे बेसिक एग्जाम्पल। H2 का तो हमने देख लिया है। मैं Cl2 से स्टार्ट करता हूँ। मान लो एक Cl यहाँ है, दूसरा Cl यहाँ है, तो पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इस Cl का क्या है? 1s2, एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5, ये है इसका वैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक लिख लिया। अब आप कहाँ जाओगे? वैलेंस सेल के पास। तो ये रहा वैलेंस सेल 3s2 3p5। अब इसका क्या लिखोगे? ऑर्बिटल नोटेशन लिखोगे इसका। ये क्या होता है? ऑर्बिटल नोटेशन। अब मैं s को ऐसे लिखूंगा और p को ऐसे लिखूंगा ऑर्बिटल फॉर्म में। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब मैं क्या ढूंढूंगा? ऑर्बिटल विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है? ये रहा। इसे मैं क्या मान लूँ एक बार? pz। ये कौन से हुए? px और py। ये कहा है हमारे पास s है ये। तो ये इसके पास, इस Cl के पास कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? pz। इस Cl में भी कौन सा होगा? सेम ही है सारा सब कुछ, तो यहाँ भी कौन सा होगा? pz। तो ये लिख देता हूँ, ये पहला pz जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है,
नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या लिख दूँ मैं, दूसरा p ऑर्बिटल यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ओवरलैपिंग के बाद क्या हो जाएगा, ये पोर्शंस बड़ा हो जाएगा गुब्बारे की तरह, और इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। ओवरलैपिंग के बाद ये हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, ये पेयर्ड हो गए हैं। और हम चाहें तो ऐसा नहीं बना के हम ऐसा भी बना सकते हैं। सिंपल सी जो स्ट्रक्चर्स है, इन दोनों के थोड़े थोड़े पोर्शंस को शेयर कर दें और यहाँ ये दो डॉट लगा दें। ये डॉट किसको शो करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। ये है Cl2 की स्ट्रक्चर। Cl2 में ओवरलैपिंग कैसे हुई होगी, ये इस तरह से हुई होगी। तो अब सर Cl में यहाँ पर ये एक s ऑर्बिटल है, दो p ऑर्बिटल ऐसे होंगे, अभी एक ऐसे होगा और एक ऐसे और होगा, ये इसके पास भी दो ऐसे होंगे। इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, ये दो दो, ये इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। s को मैंने शो नहीं किया, s होता तो यहाँ स्फेरिकल होता। तो इस तरह से ये हमारे पास है। यहाँ भी चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारे पास किसका हो गया है, VBT का कंसेप्ट किस पे लग गया है, Cl2 पे। अब किस पे लगाते हैं हम लोग, HCl पे लगा देते हैं, HCl पे। HCl में क्या है, एक कौन है हमारे पास, H है, दूसरा कौन है, Cl है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसका अभी मैंने लिखा था यहाँ पर, नियॉन लिख देता हूँ। नियॉन के बाद क्या लिखूँ, 3s2 3p5। इसमें ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे होगा, s में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ s में इसमें दो हैं और यहाँ जो p है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ ये ऑर्बिटल और यहाँ ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। इसको क्या माने, pz। ये कौन सा है, s की शेप स्फेरिकल, pz जो है वो एक्सिस के एलोंग होता है। तो ये हो गया हमारे पास, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये भी कैसी ओवरलैपिंग में काउंट होता है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग में। ये ओवरलैपिंग हो गई हमारे पास। यहाँ कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ कौन है, Cl। ओवरलैपिंग होने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये हो गई HCl में ओवरलैपिंग। तो यहाँ Cl के पास वो दोनों ऑर्बिटल अभी भी बचे हुए हैं, ये इस तरह से, इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। ये हो गई हमारे पास HCl की VBT के अकॉर्डिंग डायग्राम। अब किस में आ जाए हम लोग, अब आ जाते हैं, HCl भी हो गया, N2 और O2 को पढ़ लेते हैं। तो पहले हम किसको पढ़ लें, O2 को पढ़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड बनेगा। अब O2 में कितने O हैं, दो O हैं, एक इधर O एक इधर O। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। इसका भी 1s2 2s2 2p4। वैलेंस सेल ये रहा, वैलेंस सेल ये रहा, क्योंकि वैलेंस सेल थ्योरी यही कहती है कि शेयरिंग या बॉन्डिंग में केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट लेंगे। तो यहाँ 2s2 का ये ऑर्बिटल डायग्राम बॉक्सेस वाला, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, p में 4 है। तो 1 2 3 4, ये दो कैसे हैं, अनपेयर्ड। इसे क्या कह दूँ, pz। इसे क्या कह दूँ, px। ये px। तीन p ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। तो यहाँ पर भी s में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, p में कितने हैं, यहाँ पर भी 4 है, 1 2 3 ये 4। इसे क्या कह दूँ, pz। इसे क्या कह दूँ, px। तो ये py में तो पेयर्ड है, तो इसके कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों। इसके कौन से करेंगे, ये दोनों। इन दोनों में से क्या रिलेशन है, एक ऑक्सीजन का pz ऐसा है, एक का pz ऐसा है, ये वाले, इसका pz इसका pz, दोनों में कैसे इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। लेकिन जो दूसरा है वो ऐसा है, px जो है वो, इसका px ऐसे है, इसका px है। तो इनके बीच क्या होगा, हेड टू हेड तो पॉसिबल नहीं, इनके बीच क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा। तो जो ऑक्सीजन है, जो दो ऑक्सीजन है, इनमें क्या होगा, डायग्राम बनाता हूँ इनके p के। एक तो ये p हो गया और ये दूसरे का p ये हो गया है। इनमें क्या होगा, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। अब इसके पास एक px और ये px। तो अब इनके बीच जब ओवरलैपिंग होगी px तो इनको मैं ऐसे लिखूंगा। अब इनको हटा दूंगा ऐसे और इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकेंड।
ये ऊपर के लोब में ओवरलैपिंग हुई, ये नीचे के हुई, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इनको यहां से हटा के ऐसे भी बना सकता हूं, ये ऐसे। तो ये ऊपर और नीचे क्या हो गए हमारे पास, पाई क्लाउड्स हो गए हैं। तो ये बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा। ये बॉन्ड कौन सा बना है, पाई। तो ये भी पेयर्ड हो जाएंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी पेयर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी, इन दोनों में मिला के 2 इलेक्ट्रॉन है, चाहे इन्हें यहाँ लिख दें चाहे फिर इन्हें यहाँ लिख दें। ये किसकी स्ट्रक्चर्स हो गई है, O2 की हो गई है। अब हम किस पे आ जाते हैं, N2, लास्ट स्ट्रक्चर है N2 की। हम किसकी स्ट्रक्चर्स को मैंने नहीं लिया, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें जो इम्प्रूवाइजेशन हुआ था वो यही हुआ था हाइब्रिडाइजेशंस का, जो हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। N2 में क्या है, 2 N है, एक N इधर एक N इधर। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, इसका भी 1s2 2s2 2p3, वैलेंस सेल वैलेंस सेल। कितने इसमें है, S में इलेक्ट्रॉन 2 है, P में कितने हैं, 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। एक दिमाग में रखना बच्चों, मैं इनकी स्पिन ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन इनसे पहले वाले एग्जाम्पल में और इनमें भी ध्यान क्या रखना है कि इनकी स्पिन मैंने लिखी ऐसे है, लेकिन जब ये ओवरलैपिंग होती है उससे पहले इनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, इनके अपोजिट होनी चाहिए। ध्यान रखना, अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए मैंने उनमें स्पिन चेंज नहीं करी है। ये हमें दिमाग में होना चाहिए कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं जिन पे 2 कंडीशंस लगती हो। पहला, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और दूसरा, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है इस एलिमेंट के और इस एलिमेंट के, उनकी अपोजिट होनी चाहिए। ये कंसेप्ट किस पे नहीं लगता, जब कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बनता है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ ये इसको मान लो Px Py और Pz ऐसे मान लेता हूँ, Px Py और Pz ऐसे मान लेता हूँ। तो अब इन तीनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये इस तरह से, ये इस तरह से 3 ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ ये पहले एलिमेंट के, ये पहले एलिमेंट के 3 p ऑर्बिटल हैं, और ये हमारे पास कौन सा है, ये दूसरा ऑर्बिटल है। यहाँ कौन सी होगी, ये दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट का Pz, हेड टू एंड, इधर वाले में साइड वाइज, इधर वाले में साइड वाइज। तो एक तो क्या हुई, एंड टू एंड कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में ये साइड वाइज होगी, तो आगे और पीछे क्या हो गई, पाई क्लाउड्स। ये ऐसे होगी तो ऊपर और नीचे क्या हो गई, पाई क्लाउड्स हो गए। तो यहाँ N2 की स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, N2 की स्ट्रक्चर में ऐसे बनाऊंगा। आप ये एक N यहाँ है, ये दूसरा N है, तो इसका एक ऑर्बिटल ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। इसके भी 3 ऑर्बिटल हैं, इनकी मैं शेयरिंग बना के इनको मैं मेंशन कर देता हूँ। पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। अब इनको बोर्ड पे मेंशन करना 3D में थोड़ा सा आसान है, तो मैं इसको ऐसे अटैच कर देता हूँ डॉट डॉट से। इसको इससे, इसको इससे, सीधे वाले को सीधे वाले से, टेढ़े को टेढ़े वाले से। ये सीधा है तो सीधे को सीधे वाले से, सीधे को सीधे वाले से, और टेढ़े को टेढ़े वाले से। ये हो गई हमारे पास क्या, ये बॉन्ड तो कौन सा बनेगा, सिग्मा। ये एक बना पाई, ये दूसरा बना पाई, इसे पाई 1 कह दूं, पाई 2 समझाने के लिए। तो टेढ़ा वाला कौन सा है, ये वाला है टेढ़ा वाला, तो इसे क्या कह दूं, पाई 2। सीधा वाला कौन सा है, पाई 1। ये पाई 1 एक ही है, ये पाई 2 एक ही है। तो 2 ऑक्सीजन के बीच क्या बने हैं, 3 बॉन्ड। 2 ऑक्सीजन के बीच नहीं, नाइट्रोजन के बीच, 2 नाइट्रोजन के बीच क्या बने हैं, 3 बॉन्ड। एक तो कैसा है, सिग्मा, बाकी दोनों कैसे हैं, पाई बॉन्ड है। तो बच्चों हमने क्या समझ ली है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये इसका एक पार्ट आ गया है। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हाइब्रिडाइजेशंस भी इन्वॉल्व हुआ है, वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे मुझे समझाना हो CO2 में या BF3 में या BeCl2 में, ये कैसे मॉलिक्यूल हैं, ये पॉली एटॉमिक हैं जिनमें 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। और इनमें हमें जब VBT लगानी हो तो एक नया कंसेप्ट आया था, उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशंस। वो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, और वो हमारा अगला वीडियो हाइब्रिडाइजेशंस पे ही आएगा। उसी में हम
सेकंड पार्ट पढ़ेंगे वीबीटी का। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीबीटी समझ में आई होगी। समझ में आने पर आप एक काम जरूर करें, मैं बार बार कहता हूँ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।